नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं और आज हम बात करेंगे कि इसमें पूर्वी एशिया में इस वक्त जो खतरे का साया, बढ़ता खतरा आखिर किस ओर इशारा कर रहा है। जी हां, चीन की ताइवान को लेकर आक्रामकता काफी पुरानी है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और यही वजह है कि आए दिन चीन की सेना ताइवान की सीमा में घुसपैठ करती रहती है। हालांकि ताइवान को अमेरिका का सहयोग हासिल है और यही वजह है कि चीन अब तक ताइवान पर कब्जे के लिए बड़े कदम नहीं उठा पा रहा। लेकिन अब अमेरिका खुद मिडिल ईस्ट की जंग में उलझ चुका है। इस जंग में अमेरिका के खतरनाक हथियार और संसाधन बर्बाद हो चुके हैं। अमेरिका की मिसाइलों का जखीरा खत्म हो चुका है। खबरों के मुताबिक मिडिल ईस्ट में मिसाइलों का जखीरा भरने के लिए जहां हथियार बनाने वाली कंपनियों को आदेश दिया गया, तो वहीं यूरोप और ईस्ट एशिया में अपने सैन्य बेस पर मौजूद पेट्रियट और थाड मिसाइलों की बड़ी खेप मिडिल ईस्ट में मंगवा ली गई, जिससे यहां रूस और चीन की आक्रामकता का खतरा भी बढ़ गया। इधर चीन और ईरान की दोस्ती काफी पुरानी है। दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते हैं। ईरान के कच्चे तेल के निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा चीन को जाता है। वहीं ईरान से जिस तरीके से तस्वीर सामने आ रही है, चीन से ईरान को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मिसाइलों के लिए कच्चा माल भी मिलता है। साथ ही खबर है कि अमेरिकी मिसाइलों के निर्माण के लिए जरूरी रेयर अर्थ मटेरियल्स की सप्लाई भी चीन से होती है और ऐसे में अमेरिका चीन के खिलाफ खुलकर खड़ा भी नहीं हो पा रहा। हालांकि हॉर्मूज में नाकेबंदी के दौरान अमेरिका ने चीन के तेल टैंकरों के खिलाफ बड़ी और कड़ी कार्रवाई की और चीन ने इस पर कड़ा एतराज भी जाहिर किया, जिसके बाद अमेरिकी सेना ने भी चीन के जहाजों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की। अब इसमें साफ है कि ताइवान को लेकर चीन के खिलाफ अमेरिका चाहे जितना आक्रामक दिखे, लेकिन ये भी सच है कि हथियारों के खाली हो चुके जखीरे के साथ अमेरिका की आवाज में अब दम नहीं दिख रहा। इस बड़ी खबर पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी रहेंगे, लेकिन इससे पहले सवाल यही कि ताइवान पर टकरार चीन यूएस में क्या अब आर पार की तस्वीर बनने वाली है? क्या अब चीन अपनी चालबाजी को खुद ही एक्सपोज भी कर रहा है? चलिए डिटेल्स आपके सामने सबसे पहले रख देते हैं। क्या कुछ यूएस की स्ट्रैटेजी है और यूएस की मिसाइलें आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि खत्म हो चुकी है? तकरीबन 45% प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइलें खत्म हो चुकी है। थाड मिसाइलों के भंडार का करीब 50% हिस्सा खर्च हो चुका है। पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का आधा भंडार पूरी तरीके से खत्म माना जा रहा है। यूएस आर्मी ने खर्च कर दी है तकरीबन 30% टॉमहॉक मिसाइल, 20% जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल भी खत्म हो चुकी है। SM-3, SM-6 मिसाइलों का अगर कहा जाए, इसकी जो खेप है 20% स्टॉक खर्च हो चुका है। लेकिन अब यहाँ ईरान और चीन का दोस्ताना जो है क्या घातक साबित होगा? और क्यों हम कह रहे हैं कि ईरान और चीन का दोस्ताना एक बड़े जंग की ओर आगे बढ़ रहा है? अब जरा जानिए इसको लेकर डिटेल्स क्या है। इराक से जंग के दौरान चीनी कंपनियों ने हथियार बेचे थे। इसके साथ ही 1982 से 87 के बीच बेची गई मिसाइलें, फाइटर जेट्स, टैंक और इसके साथ साथ राइफल्स, इसको लेकर जो जानकारी मिल रही है, ये बड़ी खेप में यहां पर बेचे गए थे। इसका व्यापार भी हुआ था। 1987 में फारस की खाड़ी में तेल टैंकरों पर बड़े हमले भी हुए थे। अब साथ ही आपको बता दें, एक चीनी मिसाइल से ईरान ने यूएस के जहाज पर बड़ा हमला भी किया था और ये तस्वीर भी बहुत ज्यादा घातक साबित हुई थी। अमेरिका को चीन के हथियारों 100 पहली बार नुकसान भी हुआ था। यूएस के जहाज पर हमला करने को लेकर के तस्वीर बनी थी। यूएस के जहाज पर हमला और यूएस ने चीन को हाईटेक तकनीक और उपकरणों की बिक्री पर सीधे सीधे रोक लगा दी। अब आपको बता देते हैं, यहाँ पर यूएस के जहाज पर हमले को लेकर साथ ही साथ रक्षा क्षमता पर किस तरीके से बड़ा खतरा जो है मंडरा रहा है। ईरान की रक्षा क्षमता को लेकर अगर बात की जाए, तो इस वक्त बड़ा खेल इसी पावर बैलेंस को लेकर हो रहा है कि क्या पूरी दुनिया भर में इस वक्त पावर, ताकत का जो दमखम है, उसी का परीक्षण हो रहा है और हर पावर, हर महाशक्ति इसी फिराक में है कि कैसे पूरी दुनिया पर अपना काबू
चलाया जाए। आज का बड़ा सवाल सबसे पहले आपके सामने रख देती हूँ। सवाल ये कि क्या ईरान जंग में नुकसान के कारण चीन की ताइवान के प्रति आक्रामकता का जवाब नहीं दे पा रहा है अमेरिका? क्या ये वजह है कि इसमें ईरान जंग में जो नुकसान हुआ है इसी वजह से ताइवान के केस में चीन के प्रति अभी नर्म रवैया अपना रहा है अमेरिका? क्या इसमें सच्चाई है और ग्राउंड पर क्या हालात है? बातचीत करते हैं हमारे साथ खास मेहमान। कनेक्ट है मेजर जनरल SVP सिंह, साथ ही मेजर विराट मिश्रा, साथ ही सुरेश कुमार गोयल जी, निपुण आलम बयान सर हमारे साथ कनेक्ट है। सभी का स्वागत करना चाहूंगी। सवाल सबसे पहले निपुण सर आप ही से हम पूछते हैं, और अगर इसे पूछने के पीछे का मकसद मैं आपसे कहूं तो मकसद ये है कि अभी हम देख रहे हैं दुनिया भर में पावर बैलेंस को लेकर चर्चाएं बहुत तेज हो चुकी है। अब ये कहा जा रहा है कि US इस वक्त जवाब इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो ऑलरेडी ईरान जंग में उलझा हुआ है, और चीन के रवैये पर, ताइवान की स्थिति पर या साउथ चाइना सी पर चीन को काउंटर अगर करता है US तो उसको भी मुंह की खानी पड़ेगी खाड़ी में। अब ये स्थिति आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं और इसका फायदा क्या चीन उठा सकता है? देखिए रितु जी, आज से करीब 10 साल पहले की बात है। एक पेपर लीक हुआ था। चीन की जो पीपल्स आर्मी है और ताइवान की ही न्यूज एजेंसीज ने उसको लीक किया था। उन्होंने ये कहा था कि आने वाले समय में जो पीपल्स ऑफ आर्मी चाइना है उसको तकरीबन कई वॉर, इसमें 6 वॉर का जिक्र था, जिसमें ताइवान को भी कब्जा करने का जिक्र था कि हम 2030 तक एनी हाउ ताइवान को क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे, यानी कि उसको हम कंट्रोल कर लेंगे। और आप जैसे आपने कहा पावर बैलेंस को लेकर, निश्चित रूप से जिस प्रकार से आपने डाटा दिखाया, ये डाटा बिल्कुल सही डाटा है और कई न्यूज़पेपर के द्वारा भी, कई तरह की मीडिया एजेंसीज के द्वारा भी ये छापा गया है। तो अमेरिका इस समय जिस प्रकार से जंग में गया और 40% मिसाइल उसकी अगर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं ईरान वॉर के अंदर, तो निश्चित रूप से क्या है कि उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से चीन के सामने नेकेड हो गया, और चीन उसको किसी भी तरह का रिप्लाई देने के लिए रेडी है। लेकिन अमेरिका इस चीज को समझ रहा है कि मैं अभी रिप्लाई देने की स्थिति में नहीं हूँ। तो मैं समझता हूँ कि जो इस समय स्ट्रेटेजिकल स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं चीन के पास है, ना कि अमेरिका के पास में है। और चीन इस मौके का पूरा लाभ उठाएगा, और हो सकता है कि हमको ये भी सुनने में मिले जल्दी ही कि ताइवान पर अटैक हुआ है और ताइवान पर कंट्रोल चीन के द्वारा कर लिया गया है। ये भी पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज बनती है, संभावना बनती है। तो मैं समझता हूँ कि जो चीन के मुद्दे हैं उनको चीन सुलझाने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका का ईरान वॉर में उलझना कहीं ना कहीं चीन के लिए एक वरदान भी हो सकता है, और हो सकता है अभी जो आज हम टॉक्स की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में होने वाली हैं, शायद वो कामयाब ना हो, क्योंकि जितना ज्यादा रहेगा अमेरिका इस वॉर के अंदर, उतना ही ज्यादा चीन अपने जितने भी इश्यूज हैं उनको वो क्या कर लेगा, सॉर्ट आउट कर लेगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि पावर स्ट्रगल तो है, और दूसरी बात जो एक वर्ल्ड ऑर्डर है उसको कहीं ना कहीं चीन रशिया अपनी ओर शिफ्ट करना चाहते हैं, और अमेरिका का जो वर्ल्ड ऑर्डर था उसको चुनौती तो बहुत पहले मिल चुकी है, चुनौती अब की बात नहीं है, चुनौती पहले से। वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो चीन और रशिया के फेवर में ज्यादा बन रहा है, मुझे ऐसा बनता हुआ दिख रहा है जी। निपुण सर आपने जो इसमें कहा है कि पावर बैलेंस तो चेंज हो ही रहा है, लेकिन सवाल मेरा इससे 2 कदम थोड़ा सा आगे मैं चाहती थी जानना आपसे कि यहाँ चीन क्या मेजर कोई गेम खेल सकता है? हमारे साथ एक और खास मेहमान कनेक्ट है, उनसे भी जान लेते हैं। SVP सर हमारे साथ कनेक्ट है। सर ये मुझे समझाइएगा ज़रा कि अभी चीन कोई मेजर गेम प्लान के तहत सामने आ सकता है क्या? क्या वो ये इस टाइमिंग का फायदा उठा सकता है कि अभी US तो फंसा हुआ है, US विल नॉट इंटरवीन इन ताइवान केस, इन साउथ चाइना सी केस, तो अभी इस पर जिस तरीके की तकरार की स्थिति है इसी का फायदा उठाइए, मुनाफा उठाइए और अपने नाम कर जाइए। ये सवाल जो आप रिंकू रेज कर रहे हैं इसमें रितु काफी स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक के अंदर भी ये सवाल का डिस्कशन हो रहा है, परंतु कब्जा करना ताइवान के ऊपर बहुत कठिन है एज पर मिलिट्री ऑपरेशंस, और उसको मैं आपको बताता हूँ क्यों। सबसे पहले देखें कि यूक्रेन लड़ाई की जब हो रही थी उस समय भी था कि चीन फायदा उठा सकता है और ताइवान के ऊपर हमला करके कैप्चर कर ले, परंतु जो ये मिलिट्री ऑपरेशन चाइना को करना है एक बहुत ही मेजर एम्फीबियस ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसमें चीन की जो अभी
नेवल ताकत है और एयर सी बैटल जो उसको लड़ना पड़ेगा। उसके अलावा उसको आपकी मर्केंटाइल शिप्स, मर्चेंट नेवी की शिप्स को भी रिक्विजिशन करना पड़ेगा। इतनी ज्यादा तादाद की उनको जरूरत है शिप्स की। और ताइवान में क्या है कि उसकी जो टेरेन है, मिलिट्री ज्योग्राफी जो उसकी अगर हम गिने तो बहुत कठिन है। यूक्रेन, अनलाइक यूक्रेन जहाँ के प्लेन ग्राउंड मिलता है, यहाँ पे माउंट पहाड़ हैं, फॉरेस्ट हैं, छोटे छोटे नदियाँ हैं, और वो काफी कठिन है। और उसका शुरू से ही एक पॉइंट डिफेंस का कॉन्सेप्ट रहा था कि जब ये एम्फीबियस आएंगे, तो जो अभी हम ईरान की हालात में, हॉर्मुज़ की हालात में बात करते हैं माइंस की, तो सारा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन जो है ताइवान ने केटर किया हुआ है। पर इससे तरह ज्यादा लार्जर पिक्चर है कि चीन का जो एक एम था कि 2027, दैट अगले साल, जबकि 100 साल पीएलए के होते हैं, तब ताइवान के ऊपर हमारा कब्जा होना चाहिए। पर जैसे विश्व के हालात मूव करते रहे हैं, यूक्रेन की लड़ाई और ये वेस्ट एशिया की लड़ाई, चीन एक हमला नहीं करेगा क्योंकि फंस जाएगा। वैसे ही फंसेगा जैसे रूस फंसा है, और अभी अमेरिका का ट्रंप एग्जिट रैम्प ऑफ रैम्प की तैयारी में है। तो ये, और चीन एक बड़ी मैच्योर तरीके से पेश आ रहे हैं कि इस समय दोनों लड़ाई, वेस्ट एशिया और यूक्रेन की, वो तमाशा देख रहे हैं, और उन्होंने कोई हाथ आगे नहीं बढ़ाया, सिवाय कि उन्होंने अपने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो किया था ये जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट का खोलने का। और वो भी उसको फायदा है, बेशक ऑयल सप्लाईज बंद, उनके लिए बंद हुए हैं, पर उन्होंने लंबे घोड़े की दौड़ खेलते हुए वहां पे सोचा कि वीटो हमारे लिए बेस्ट कंसेप्ट है, अमेरिका के लिए नहीं है। वो पेट्रो डॉलर्स का उनको लॉस हो रहा है। तो इसलिए चीन के हम अगर सोचे उन्हें करना है, वो मैं नामुमकिन समझता हूँ इस समय कोई ऐसा मौका इस्तेमाल करे। और जो अभी इनका हो रहा है रिलेशनशिप में, क्यों टेंशन आई हुई है अमेरिका के साथ, कि जो 11.1 बिलियन डॉलर का उन्होंने मिलिट्री एड पैकेज सैंक्शन किया है, उसमें हार्पून कोस्टल एंटी शिप मिसाइल्स हैं, हिमार्स रॉकेट सिस्टम है, स्टिंगर, जेवलिन, ये वाले क्लासिफाइड सिस्टम्स दे रहे हैं ताइवान को, ड्रोन्स, आईएसआर, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, ये सब इंक्लूडेड है इसके अंदर। और F-16 जो उनके पास है, उसकी सस्टेनमेंट या उसकी म्यूनिशंस, एमुनिशन वगैरह प्रोवाइड करना, ये सारा उस पैकेज डील के अंदर है। और उन्होंने वो भी उसको एक तरह का रेज किया, उसका लेवल उन्होंने रेज किया है कि वो अभी जो उनका एक पीडीए सिस्टम होता है, वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेसिडेंशियल ड्रॉ डाउन अथॉरिटी, उसके ऊपर ताइवान को उन्होंने एक्सेप्शन करके दे रहे हैं। और दूसरा है कि फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग कर रहे हैं ताइवान की। तो देखिए, अमेरिका के लिए बोलते हैं कि ताइवान एक अनकॉन्करेबल कैरियर है, एयरक्राफ्ट कैरियर, उसको गवा नहीं सकते, क्योंकि वही एक बेस है साउथ कोरिया के साथ ईस्ट चाइना सी में, जापान को मिलाते हुए, कि चीन के ऊपर वो अपनी निगरानी और कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए चीन मेरे विचार के मुताबिक इस समय सिर्फ जियो पॉलिटिकल मूवमेंट करेगा, स्ट्रेटेजिकल मूवमेंट करेगा, मिलिट्री हरकत नहीं करेगा। इश्यूज रेज करते रहेंगे, परंतु वो अपना टाइम बाइड करेंगे। ठीक है, विराट मिश्रा जी हमारे साथ कनेक्ट है। विराट जी, ये बताइएगा कि ईरान और चीन अभी ये दोस्ताना कहीं दुनिया में बहुत बड़ा खेला तो नहीं लाएगा? अभी जैसे सर बता रहे थे कि हथियारों की जो सप्लाई, अगर चीज़ें मैनेज हो रही है, चीन इनडायरेक्टली डायरेक्टली किसी भी तरीके से यहाँ पर सप्लाई चेन को, ईरान को बूस्ट कर रहा है। अब अगर इस सिचुएशन में, इस स्थिति में अमेरिका को वो भी तो पता होगा कि अभी चीन अंदर खाने से किस तरीके से मदद कर रहा है। अब इसे काउंटर करने के लिए यूएस के पास क्या रास्ता बचता है? इस दोस्ताने का हल क्या है? देखिए ऋतु जी, ओवरऑल ये जो पूरा क्रम चल रहा है, घटनाक्रम देख रहे हैं हम लोग, इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका की स्थिति में जो पहले जो शक्ति थी वो कहीं ना कहीं उसमें ह्रास हुआ है, उसमें कुछ कमी आई है। इनके आपने भी दिखाया अपनी रिपोर्ट में कि इतने सारे वेपन सिस्टम्स हैं, उनकी जो मिसाइल्स हैं उनमें कमी आई है। और कहीं ना कहीं चीन को भी अपना चांस दिख रहा होगा ताइवान के हिसाब से। अभी जनरल सर ने ये बात कही कि अगले साल 100 साल पूरे हो जाएंगे पीएलए के,
उसके एग्जिस्टेंस में आने के, जो चाइना की डिफेंस फोर्स है, और कहीं ना कहीं शी जिनपिंग को भी इतिहास में अपना नाम बनाने का एक इच्छा है, कहीं ना कहीं वो दिखती है। लगातार उन्होंने ताइवान को छेड़ा है पिछले कई सालों में, उनके स्ट्रेट के आसपास उन्होंने कई सारे मिलिट्री ड्रिल्स करी हैं, बहुत सारी चीजें करी हैं। तो कहीं ना कहीं चीन के मन में भी ये चीज है कि किसी न किसी तरीके से ताइवान को अपने कब्जे में लिया जाए, और वो लगातार ये कहता आया है कि ये वन चाइना पॉलिसी है, हम ताइवान को अपना हिस्सा हमेशा से मानते आए हैं, और ताइवान ये लगातार मना करता रहा है और वो कहता रहा है कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं। अगर आप ताइवान को देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं ओवरऑल बहुत ही जबरदस्त लिविंग स्टैंडर्ड वाला देश है। वहां पे 2 बार मैं गया हूँ और मैंने देखा है खुद की आंखों से कि किस तरीके से लोग रहते हैं, उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो काफी हाई है, और जो इनका डेट टू जीडीपी रेशियो है वो भी बहुत ही हेल्दी है। तो इनका जो पूरा जो क्रम है, जिस तरीके से ये लोग रहते हैं, वो बहुत ही उच्च कोटि का रहना है। और साथ में इनकी जो टेक्नोलॉजी है, जैसे वहां पे जो टीएसएमसी है, जो कि आपके जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, उसका लगभग 90% पर कब्जा ताइवान के जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनका है दुनिया में, और इन्हीं के द्वारा जो चिप्स बनाई जाती हैं उनसे ड्रोन्स बन रहे हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, पिछले 2 महीने में जनवरी फरवरी मार्च तक लगभग 1 लाख ड्रोन सप्लाई करे हैं, बेचे हैं विदेश में ताइवान ने। तो इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अलग आला दर्जे की है, और कहीं ना कहीं चीन इस बात से लगातार डरा भी रहा है। पर जो चीन की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, जो पीआरसी जिसे हम कहते हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, वो एक मैसिव इंडस्ट्रियल स्केल मिलिट्री है। 22 लाख की फौज है, बहुत जबरदस्त बड़ी फौज है, जिससे वो ताइवान को कैप्चर करने में इस्तेमाल कर सकता है। कठिन होगा अगर हमला होता है अगले साल या उसके अगले साल, पर दिक्कत की बात यह है कि अमेरिका जिस तरीके से पहले खड़ा था ताइवान के साथ, आज की डेट में कहीं ना कहीं उसकी जो कैपेबिलिटीज है वो फोकस हो गई है ईरान पे, मिडिल ईस्ट पे, और ये दिक्कत का सबब है ताइवान के लिए। तो ताइवान ने भी अपना डिफेंस बजट जो है ऋतु जी वो बढ़ाने की प्रयास किया है। लगभग $40 बिलियन का प्रपोजल वो अपने संसद में लेके आए हैं कि $40 बिलियन वो खर्च करेंगे ड्रोन्स बनाने में और बड़े सिस्टम्स बनाने में, जिससे वो अपनी खुद की रक्षा कर पाए। आपने देखा होगा कि यूक्रेन जो कि ये, और जो आपका नेटो है, वो पहले समझता था कि अमेरिका हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा, पर ऐसा ईरान के साथ लड़ाई में और जो रूस के साथ जो यूक्रेन का युद्ध हुआ उसमें उनको समझ में आया कि हर समय ये साथ नहीं देगा अमेरिका। ठीक है, तो इसीलिए अब एक ताइवान सवाल ने सुरेश सर से। सुरेश सर, अगला अभी हम ताइवान की बात कर रहे हैं, तो क्या ताइवान अगला यूक्रेन बनने वाला है क्या? वहां पर भी उसी तरीके की स्ट्रेटेजीज अप्लाई हो रही है? रूस ने जो किया वही अब चीन भी कर रहा है, इसमें क्या आपको कोई सिमिलैरिटी लग रही है? देखिए, अभी तक जो मैं सुन रहा था वो मिलिट्री के लिहाज से या जियोपॉलिटिकल स्टेटस के लिहाज से मैंने काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन सुने हैं, क्योंकि मैं चाइना को 50 साल से डील करता आ रहा हूँ, चाइनीज बोलता हूँ, चाइना में रह चुका हूँ। चाइना ताइवान के जो कंटेक्स्ट है, एक विदेश सेवा का होने के नाते और चीनी स्पेशलाइजेशन होने के नाते ये जानना मेरा फर्ज बनता था। तो मैं 2-3 चीजें कहूंगा यहाँ पर कि अगर चीन और ताइवान के जो रिलेशनशिप है या पॉसिबिलिटीज ऑफ एनी मिलिट्री एंडेवर, कोई एक्शन का अगर देखना होगा तो वो मिलिट्री ताकत के नजरिए से नहीं देख सकते हैं। वो हमें देखना होगा कि उस पूरे एरिया में इंडो पैसिफिक में यूएसए को मिला करके जो मिलिट्री मैट्रिक्स है, जियोपॉलिटिकल मैट्रिक्स, उसमें क्या है। पहली बात तो यह है कि चीन का अनाउंस्ड एम है कि बाय 2049 चाइना का रीयूनिफिकेशन ताइवान से हो करके रहेगा। देखिए, यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल किया गया है रीयूनिफिकेशन, और रीयूनिफिकेशन में ये नहीं कि ताइवान के ऊपर कब्जा करना है। उस रीयूनिफिकेशन में चीन का स्टेटेड एम ये है कि अगर रीयूनिफिकेशन शांतिपूर्ण तरीकों से हो जाता है तो अच्छा है, लेकिन अगर शांतिपूर्ण तरीकों से रीयूनिफिकेशन नहीं होता है तो चाइना मिलिट्री को इस्तेमाल करने से हिचकिचाएगा नहीं। ये उसके लफ्ज है ये। तो क्या चीन इस्तेमाल करेगा? आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में ताइवान और चीन के बीच में आवागमन भी काफी हुआ है, बिजनेस रिलेशंस काफी बड़े हैं,
चीन जो ताइवान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसमें चीन का भी इन्वेस्टमेंट है और ताइवान की काफी सारी इन्वेस्टमेंट चाइना में है। तो ताइवान और चाइना के जो लिंक्स हैं इतने पक्के और मजबूत हैं कि हमला करने की स्थिति में एक को नहीं दोनों को ही नुकसान होगा। तो हमला करने से पहले या कोई मिलिट्री एंडेवर करने से पहले दोनों ही अच्छी तरह सोचेंगे। एक तो बात ये, दूसरी बात अमेरिका, अगर अमेरिका की स्टेटेड पॉलिसी है कि अगर ताइवान के ऊपर कोई हमला होता है तो वो ताइवान की रक्षा के लिए आगे आएगा। वो करता है या नहीं करता है बात अलग है, लेकिन अगर यूएसए ताइवान की रक्षा के लिए आगे नहीं पर आता सवाल है तो वही है ना कि जी। अगर एक्चुअली में ताइवान इंडिपेंडेंट है तो चाइना उस पर अपना दावा क्यों ठोक रहा है इस तरीके से और इस बुलंदी के साथ कि रीयूनिफिकेशन होना चाहिए ताइवान का। अक्सर कंप्लीट कीजिएगा, एक बड़ी खबर उसके बाद वापस आ रही हूँ आपके पास माफी के साथ। ईरान की अमेरिका को बड़ी चेतावनी। इस बीच ईरानी संसद के स्पीकर गालिबफ का बयान सामने आया, दोबारा जंग हुई तो लौटने का रास्ता नहीं मिलेगा, हालात बिगड़े तो लौटने का दरवाजा बंद हो जाएगा, सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। और यही इस वक्त सबसे बड़ा स्टेटमेंट ईरानी संसद के स्पीकर गालिबफ द्वारा दिया गया है। दोबारा जंग हुई तो वापस से आप इसे कंपेंसेट भी नहीं कर पाएंगे, लौटने का रास्ता भी नहीं ढूंढ पाएंगे, हालात बिगड़े तो वापस से बैकडोर आपको कोई मिलने नहीं वाला है। अब गालिबाफ के इस स्टेटमेंट पर भी जरा सुरेश सर कंप्लीट कीजिएगा और बोलिएगा। वो कह रहे हैं कि अब अगर ये रास्ता बंद होता है, हालात बिगड़ते हैं तो फिर इसके बाद कोई बातचीत नहीं होगी, फिर आप तो टेंस्ड सिनेरियो क्रिएट करेंगे और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ विध्वंस आएगा। चलिए पहले मैं जो ताइवान के बारे में मेरे 2 सेंटेंसेस जो रहते हैं प्लीज मैं पूरा कर लेता हूं। हाँ। तो अगर यूएसए ताइवान के प्रोटेक्शन के लिए आगे नहीं आ पाया तो जो यूएसए का जो सिक्योरिटी गारंटीज हैं आरओके के लिए, साउथ कोरिया के लिए और जापान से जो उनका सिक्योरिटी अलायंस है वो सारा खतरे में पड़ जाएगा। तो एक तरह से पूरे इंडो पैसिफिक में, वेस्टर्न पैसिफिक में अमेरिका की हालत जो है सिक्योरिटी बिल्कुल नीचे गिर जाएगी। तो मेरे ख्याल है वो खतरे की घंटी होगी और मेरे ख्याल है वो स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। जहां तक मेरा अपना असेसमेंट ये है कि ताइवान और चाइना बाय 2049 कोई ना कोई अरेंजमेंट ऐसा उनका अपना होगा ताकि युद्ध की नौबत नहीं आए। इसके साथ ही साथ ताइवान और चाइना इकट्ठे होकर के, एक होकर के, नॉट एज वन कंट्री, लेकिन किसी अलायंस, कोई अरेंजमेंट होगा जिसके मुताबिक उनका जो ये जैसे हांगकांग का था कि 1 कंट्री 2 सिस्टम्स, तो कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से ताइवान और चाइना का तनाव आपस में कम हो सकता है, जहां तक मेरा अंदाजा है। तो सर ये तो फिर दोनों ही महाशक्तियां एक ही प्रयास कर रही है, अमेरिका भी वही कोशिश, चीन भी वही कोशिश, वही तो पावर गेम चल रहा है। तो फिर तो निपुण सर ये सवाल मेरा आपसे रहेगा कि ताइवान के ऊपर चाइना का जो क्लेम है वो हिस्टोरिकल है या उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पावर गेम है, पावर पॉलिटिक्स है? देखिए ताइवान जी, अभी हालांकि मुझसे पहले जो सुरेश कुमार गोयल जी हैं उन्होंने बहुत सारी चीजें क्लियर की हैं, पर मैं थोड़ा सा आपको एक चीज और बताता हूँ ताकि आपके दर्शकों को और चीजें क्लियरिटी से आए। देखिए ताइवान अभी भी यूएन का मेंबर नहीं है। ताइवान जो है वो केवल एक कंट्री की तरह कंसीडर होता है, वो एक स्टेट की तरह अभी भी आपका कंसीडर नहीं होता है। और ताइवान को कई कंट्रीज ने वन चाइना पॉलिसी के तहत कहीं ना कहीं, जैसे हम भारत की बात करें तो भारत भी वन चाइना पॉलिसी की तरह ही ताइवान को लेता है। और ताइवान की एम्बेसी ना तो भारत में है और ना भारत की एम्बेसी जो है वो ताइवान में है। ताइवान के काउंसुलेट हैं भारत के अंदर और भारत का भी काउंसुलेट है कहां पर, आपका ताइवान के अंदर। तो ये एक स्थिति है। और जो अभी गोयल सर ने कहा वो बिल्कुल सही बात है। आप देखेंगे ताइवान के अंदर 2 पार्टीज हैं, 2 पार्टी में एक पार्टी है उसका रुख ये है कि हमको चाइना के साथ में जुड़ जाना चाहिए, यानी कि ज्वाइन कर लेना चाहिए और बेकार के विवाद में नहीं जाना चाहिए। दूसरी पार्टी का रुख ये है कि नहीं, हमको अलग रहना है, स्वतंत्र रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है। कमाल की बात क्या है कि अमेरिका वन चाइना पॉलिसी का समर्थन भी करता है और साथ में ताइवान की इंडिपेंडेंटशिप का भी समर्थन करता है। ये कमाल की बात है। और पावर स्ट्रगल तो है, पावर स्ट्रगल तो ईरान वाले मामले में भी है, पावर स्ट्रगल तो यूक्रेन वाले मामले में भी है।
भाई यूक्रेन को बैकएंड सपोर्ट किसका था? अमेरिका नाटो का था। और यहाँ ईरान को जो सपोर्ट हो रहा है वो सपोर्ट पूरा पूरा चाइना और रशिया का है, नहीं तो ईरान इस दिन कैसे खड़ा रह पाता? तो ये जो पावर गेम, जो ग्लोबल पावर के इन्वॉल्वमेंट होते हैं, वो अपनी अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और रशिया चाइना तो बार बार बोल रहे हैं कि हमको वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करना है। जो अब प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर है वो अमेरिका लेड है, यानी कि अमेरिका के लीडरशिप नेतृत्व वाला है। हमें अपना एक दोबारा से यहाँ पे क्या लाना है, लीडरशिप को लाना है। ठीक तो है। चाइना इस मौके का फायदा ना उठाए ऐसा लगता नहीं है। लेकिन ताइवान वाले केस में ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि ताइवान को लेकर मुझे लगता है कि एक कॉमन कंसर्न बन सकता है ताइवान और चीन में, क्योंकि अमेरिका की जो सिक्योरिटी गारंटी है उसको लेकर अब तो ईरान के बाद और भी ज्यादा क्या हो चुका है लोगों के अंदर, देशों के अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या वाकई में तो अमेरिका दुनिया हमको क्यों नहीं आ रही सिक्योरिटी है फिर देगा, एकजुट इसको लेकर। होकर? एकजुट होकर फिर ताइवान के मुद्दे पर दुनिया क्यों नहीं आ रही है एक पेज पर? नहीं देखिए क्या होता है ना रितु जी, हम एक बात सिंपल सी बात समझिएगा जी। कि एकजुट होकर ताइवान के मुद्दे पर हम लोग, कौन कंट्री आएगा? अमेरिका आएगा। अमेरिका, आप सोचिए भारत ही बहुत ज्यादा स्टैंड ले रहा है, लेकिन भारत भी अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहा है। हाँ नाटो कंट्रीज का अपना एक स्टैंड है। जी। साउथ कोरिया को लेकर आप एक बार को बोल सकते हैं कि बात बन सकती है, लेकिन ताइवान को लेकर तो मैंने सिंपल कहा, दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है कंट्री, एक वर्ड होता है स्टेट। ताइवान के लिए एक कंट्री वर्ड का यूज होता है, स्टेट वर्ड का यूज कोई करता ही नहीं है, क्योंकि ताइवान यूएनओ का पार्ट नहीं है। ताइवान की स्थिति वैसी है, अगर हम इसको लीगल टर्म में देखें, जस्ट लाइक पैलेस्टीन। पैलेस्टीन को भी एक कंट्री की तरह कंसिडर किया जाता है, स्टेट की तरह नहीं। तो ताइवान का कोज अलग है। मैंने जैसे कहा, भारत ही नहीं मानता है कि ताइवान को हम एक स्टेट की तरह कंसिडर करें। अगर ऐसा करते तो ताइवान की एम्बेसी होनी चाहिए थी भारत में, कॉन्सुलेट नहीं होने चाहिए थे। तो ताइवान ने जो अपनी इकोनॉमिकल ग्रोथ की है उसकी वजह से दुनिया जो है वो ताइवान की ओर अट्रैक्ट है, खासतौर से चिप वाले मैटर को लेकर, और कोई वजह ठीक नहीं है है। निपुण सर, एक बड़ी तो खबर आ रही है, उसके बाद वापस आपका रुख करूंगी। ईरान ने तेहरान का एयरपोर्ट खोल दिया है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट इमाम खुमैनी को खोल दिया गया है। संघर्ष विराम के बीच एयरपोर्ट खोला गया है, यानी कि अब यहाँ से जो तस्वीर दिखाने की कोशिश है, संघर्ष विराम के बीच एयरपोर्ट खोल दिया गया है। इमाम खुमैनी को ओपन कर दिया गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। अब यहाँ पर ये इसको लेकर जानकारी मिल रही है कि इमाम खुमैनी वापस से रीओपन हो चुका है। ईरान ने तेहरान का ये एयरपोर्ट खोल दिया है। निपुण सर, अभी हम देख रहे हैं एक तरफ खाड़ी में भी बहुत तनाव है, बड़ी टकरार वहां पर हम देख रहे हैं। वहां पर हर बीतते पल के साथ कुछ ऐसी तस्वीर सामने आती है जिसमें कहा जाए दुनिया के लिए बहुत बड़ा प्रश्न उठ जाता है। अब इस बीच में निपुण सर, जैसा कि आप कह रहे थे कि अभी तक कंट्री के तौर पर हम लोग उसे एक्नॉलेज करते हैं ताइवान को, हमने आज तक स्टेट का जिक्र नहीं किया, या भारत ने भी इस तरीके से एक्नॉलेज नहीं किया है। लेकिन फिर अगर उसकी सेना अपनी, चुनाव हो रहे हैं, सरकार बन रही है, फिर क्यों नहीं, फिर पेच क्यों फंस रहा है? देखो रितु जी, क्या होता है कि हालांकि मुझसे बड़े ही सब लोग हैं और गोयल सर तो काफी अनुभवी हैं इन चीजों को लेकर, तो मैं उनकी बात को, वो तो खैर बहुत अच्छे से को बताएंगे। हम लोग पॉलिटिकल साइंस में कंसीडर करते हैं कंट्री को जिसका चार फैक्टर्स होते हैं। एक लैंड हो, उसके पास में जनसंख्या हो, सॉवरेनिटी हो, और साथ में आपका क्या हो, गवर्नमेंट हो। लेकिन अगर इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन नहीं होता है तो उसको हम एज ए स्टेट कंसीडर नहीं करते हैं। तो ताइवान को एज ए स्टेट कंसीडर नहीं किया गया। 193 मेंबर जो है यूएनओ की, उसके आप लिस्ट निकाल कर देखिए, उसमें आपको ताइवान नहीं मिलेगा। और मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर हम किसी को स्टेट कंसीडर, हमें नहीं, दुनिया का कोई देश ताइवान को स्टेट कंसीडर नहीं करता। दो चार स्टेट को आप छोड़ दीजिए, एक अफ्रीका का है, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है, ऐसे दो चार देशों ने जरूर ताइवान को एज ए स्टेट कंसीडर किया। लेकिन पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी जब तक स्टेट कंसीडर नहीं करेगी तब तक वो स्टेट नहीं होगा, वो यूएन का पार्ट नहीं बनेगा। तो ये एक लीगल स्टेटस होता है, लीगल मैंने आपको बताई। अब ताइवान को लेकर जब आपने कहा कि कंट्री, तो इसका मतलब क्या है, जो चाइना ने कहा कि वन चाइना पॉलिसी, कि मेरी चाइना की पॉलिसी के अंदर ये ताइवान हमारे पार्ट है। चीन तो ये बोलता है 1949 से ही कि ताइवान को हम उस समय ऑक्युपाइड नहीं कर पाए, कब्जा नहीं कर पाए, लिहाजा वो स्वतंत्र रह गया, अलग रह गया। हम उसको अपने मिलाएंगे, वो हमारा हिस्सा है। कोई भी अगर ताइवान के साथ में एम्बेसी बनाता है तो ये सीधे सीधे चाइना की वन चाइना पॉलिसी या चाइना की सॉवरेनिटी को चैलेंज है। महज मैं आपसे पूछूंगी, वन चाइना पॉलिसी एक डिल्यूजन है
एक इल्यूजन है या फिर सीधे सीधे इसके पीछे कोई कोर वजह है? एंड सेकेंडली, टीएसएमसी पावर ही क्या वो कारण है जिसकी वजह से सारी जो महाशक्तियां वो लड़ रही हैं ताइवान की केस में? अनम्यूट कर लीजिए सुरेश जी। सॉरी, यहाँ पर बीच में रियल पॉलिटिक्स भी है और जो पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, पावर एम्बिशंस हैं यूएसए की, वो भी बीच में आती हैं। आप ये देखेंगे कि 1970 तक ताइवान यूएन का मेंबर था। जब 1970 में चीन और पीआरसी के संबंध मजबूत होने शुरू हुए तो उस टाइम पर ताइवान को यूएन से निकाल करके पीआरसी को यूएन का मेंबर बनाया गया। उससे पहले ताइवान सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर था, फिर ताइवान को निकाल करके साथ ही साथ पीआरसी को सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाया गया। आपको याद होगा कि बीच में जो ये अटकलें चली थी कि भारत को ऑफर आया था कि भारत को भी सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहिए, तो उसी सिलसिले में आया था कि हमने पीआरसी के लिए कहा और अपने आप के लिए सीट हमने छोड़ दी थी। बहरहाल वो बात अटकलों की है। तो रियल पॉलिटिक्स ये है कि अगर आज पीआरसी यूएन का मेंबर है, अगर आज पीआरसी सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, उसके पीछे साफ साफ वजह है कि अमेरिका का पीआरसी को आगे बढ़ाना ताइवान के एक्सपेंसेस के ऊपर। लेकिन इसके साथ ही साथ ताइवान को भी वो अलग नहीं छोड़ सकता था। तो ये तो बात हुई इंडो पैसिफिक की। जहां तक मैं समझता हूं अल्टीमेटली इस सारे पावर गेम में चीन और ताइवान कभी ना कभी इकट्ठे होंगे। इंडो पैसिफिक मैट्रिक्स में चेंज आएगा, बदलाव आएगा और यूएसए को जो अपनी पॉलिसी है इंडो पैसिफिक में उसके ऊपर दोबारा रीलुक करना पड़ेगा। लेकिन ये सब बातें लंबे टाइम की हैं। शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट ड्यूरेशन में मैं जहां तक देख रहा हूं चाइना और ताइवान का तनाव जैसा है मोरलेस कभी ऊंचा कभी नीचा चलता रहेगा। ये आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा सॉफ्ट एडजस्ट में है अभी, ये मुद्दा इतनी जल्दी अभी फायर नहीं होगा, ये चलता रहेगा और धीरे धीरे हो सकता है ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होता रहे, लेकिन अभी इतना जल्दी जैसा कि एस्केलेट हो इस बात की अभी संभावना कम से कम है। एक बड़ी खबर उसके बाद आ रही हूँ मैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान कनेक्ट है। हॉर्मुज में माइन हटाने में मदद कर सकता है टर्की। हॉर्मुज में माइन हटाने में मदद करेगा टर्की। टर्की के विदेश मंत्री हाकान ने जानकारी दी है माइन हटाने से जुड़े अभियान में हिस्सा भी लेगा। तो टर्की का यहाँ पर रोल माइन हटाने को लेकर के, क्या उस अभियान का पार्ट टर्की भी बनेगा? और साथ ही साथ जिस तरीके से अमेरिका के रिपोर्ट्स यहाँ पर दावा कर रहे थे कि 6-6 महीने का वक्त लग सकता है हॉर्मुज में से माइंस को हटाने में, अब क्या टर्की उसमें सहयोग करेगा? एक मेजर एलाई के रूप में टर्की रहा है बीते दिनों अमेरिका के, अब क्या उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट कड़ी, कुछ इंपॉर्टेंट रोल टर्की का रहने वाला है? इस पर जवाब तो मैं ले लेती हूँ। एसवीपी सर हमारे साथ कनेक्ट है। सर, एक सवाल मेरा इससे जुड़ा हुआ हॉर्मुज को लेकर। हॉर्मुज पर भी लोगों की सांसें अटकी हुई है, धड़कनें बढ़ी हुई हैं, वहाँ पर नाकेबंदी, ब्लॉकेड, दूसरी तरफ ईरान अपना दावा कर रहा है। एक तरफ रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि 6-6 महीने लगेंगे भैया सुरंगें हटाने में, वहाँ पर माइंस बिछाई हुई हैं ईरान ने, उसे हटाने में टर्की कितना हेल्प करेगा? एक ये पार्ट। दूसरा मेरा जो मेजर सवाल आपसे ये है कि जो ट्रेड रूट्स है, ये सारी लड़ाई उसी की है या ये सीधे सीधे टेक्नोलॉजी के तौर पर अपनी देश को आगे ले जाने की जंग है, एक होड़ है? देखें, जहां तक तो टेक्नोलॉजी का सवाल है, इस समय हॉर्मुज स्ट्रेट का इतना ज्यादा संबंध नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट जो है अमेरिका चाहता है कि उसका होल्ड रहे, वो तो ऑयल का सुप्रीमेसी बादशाह चाहते हैं। बना। जी, सुप्रीमेसी चाहते हैं आप कह रहे हैं? सुप्रीमेसी चाहते हैं, जैसे कि उन्होंने वेनेजुएला का ऑयल के ऊपर कब्जा कर लिया। बेशक यहाँ पे उसका सिर्फ 4% हॉर्मुज स्ट्रेट से ऑयल आता है या डिपेंडेंसी करता है अमेरिका, वो भी उसको एक्चुअली जरूरत नहीं है, पर वो ऑयल का बादशाह बनना चाहता है विश्व में कि पूरी कंट्रोल में रखे। हॉर्मुज स्ट्रेट इसीलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बनी हुई है, टिंडर बॉक्स है, और यहाँ ही आग लगी हुई है। लड़ाई के हालात कैसे आगे बढ़ेगी वो पता लगेगा। और सबसे ज्यादा जो आपने अभी बोला कि टर्की ने
बोला है कि माइन क्लियरेंस के लिए वो मदद करेंगे। मेरे को नहीं लगता कि उसके पास इतनी जानकारी और इतनी कैपेबिलिटी है, क्योंकि जो माइन स्वीपर्स और माइन हंटिंग जो कैपेबिलिटी है वो अमेरिका के पास है। उसके अलावा यूनाइटेड किंगडम की काफ़ी है। और इस लिहाज से 30 देश का जो अलायंस बना है अभी यूके के नेतृत्व में फ्रांस के साथ, वो आ रहे हैं माइन स्वीपिंग के मदद करने के लिए। वैसे ही अमेरिका ने जापान से कुछ मदद ली है, टर्की ने ऑफर किया होगा बेशक, देखो तो टर्की के मुद्दे कई होते हैं, इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप वगैरह उसमें लगा रहता है। पर जो माइन क्लियरेंस है ये यस 6 महीने तक लग सकते हैं। और इसमें ईरान ने एक बड़ा मास्टर खेल किया है कि वो बोलते हैं कि हम नहीं जानते कि माइंस कहाँ पे लगी हैं, रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। तो ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ईरान ने सामने ले आए हैं, क्योंकि अगर एक डिस्ट्रॉयर आता है स्टेट्स के अंदर और माइन पे उसकी कांटेक्ट होता है और वो एक्टिवेट हो जाती है, तो 250 बंदे जो एक डिस्ट्रॉयर के ऊपर होते हैं उनका खात्मा लॉन्ग विद द डिस्ट्रॉयर हो सकता है। इतना खतरा है, इसलिए टैंकर्स भी मूवमेंट नहीं कर रहे। और इसको जो डोमिनेशन ईरान ने की है हॉर्मस स्ट्रेट के ऊपर है कि उन्होंने एक रीडिफाइन किया है वाटरवे जो कि वहां पे मूव करें, कि एक लाइन उन्होंने बता दी कि यहाँ पे खतरा है माइंस का। तो माइंस का एक बहुत मेजर प्ले है। मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि जब कुवैत की लड़ाई हुई थी उसके बाद 1990-91 में तो 52 डेज लगे थे माइन क्लियरेंस करने के लिए, जबकि वो छोटी सी लड़ाई थी। हाँ। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मैं अगर एक मिसाल दूं, स्टेट्स ऑफ मलाका में भी उस समय की जो माइंस हैं, अभी भी वो जो चैनल है वहां पे जो प्रोटेक्टेड एरिया बताया हुआ है वहां पे टैंकर और शिप मूवमेंट नहीं होती। तो एक काफी बड़ा खतरा है। इसलिए अमेरिका ने क्या किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट्स के पूर्व में अपनी ब्लॉकेड लगाई है, पूर्व में लगाई है। कारगर रेंज जो है ईरान की उसकी एंटी शिप मिसाइल से, उससे उन्होंने थोड़ा दूर रखा हुआ है। बेशक उसके 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वहां पे, बेशक उसके 19 वॉरशिप्स हैं, पर वो चांस नहीं ले रहे इस समय। जितनी वो भी चाह रहे हैं ताकत बस है कि अमेरिका पावर गेम और सीधे सीधे ताकत का प्रदर्शन करते ही सामने दुश्मन को डरा दिया जाए और दुश्मन उसी से एक अगर कहा जाए अंदरूनी तौर पर टूट जाए, जिससे कि इसका फायदा इस जंग अखाड़े में मिल सके। एक बड़ी खबर उसके बाद आ रही हूँ मैं विराट सर आपके पास। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच ईरान की बड़ी धमकी सामने आई है। इजराइल अमेरिका को मिलेगी बड़ी हार, फारस की खाड़ी में मिलेगी इस्फाहान तवाज जैसी हार। ईरान के जुडिशरी चीफ मोहसिनी ने चेतावनी दी है। अब लीजिए एक एक करके यहाँ ईरान के तमाम जो पहलू सामने आ रहे हैं। अभी तक इस होड़ में सिर्फ अमेरिका नजर आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर ईरान की तरफ से भी जीत को लेकर दावा किया जा रहा है। विराट सर, इस पर जरा आप ध्यान केंद्रित करते हुए जवाब दीजिएगा कि अभी एक वॉर विनिंग सिचुएशन को लेकर हमेशा से भी डोनाल्ड ट्रंप ही सामने आए। उन्होंने कहा कि हमने ये जंग जीत ली है, 32वें दिन जीत ली है, उसके बाद फिर संबोधन, फिर सीजफायर, फिर दोबारा वार्ता, फिर इस्लामाबाद टॉक्स, और अब ईरान भी इन पिक्चर आ गया है। वो भी अब लग रहा है कि उसी ट्रैक पर चल दिया है, उसी नक्शे कदम पर, कि आप भी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को एक्टिव कर दीजिए। एंड सेकेंडली माय क्वेश्चन टू यू इज, अगर हम देखें हथियार भंडार को लेकर अभी प्रेशर अमेरिका पर है, और जैसे जैसे वो 60 दिन वाली अवधि पूरी हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप घबराए हुए हैं कि कहीं वही जो हम देख रहे हैं पॉपुलैरिटी रेट -17 पहुंच चुकी है, अब उसका भी दंश ना झेलना पड़ जाए देश के भीतर। जी ऋतु जी, देखिए आपने साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस की बात करी। देखिए चाहे ईरान हो चाहे अमेरिका हो, दोनों ही देश अपने जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको ये बताने की कोशिश और प्रयास लगातार कर रहे हैं कि देखिए हम ये युद्ध जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ट्रम्प साहब ने बार बार कहा है कि हमारे जो वॉर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हो गए हैं, हमने रजीम चेंज कर दिया है, हमने इनके जो टॉप कमांडर्स हैं IRGC के, ईरान के, उनको मार दिया और हम लगातार जीत रहे हैं। हमारी जो वॉर ऑब्जेक्टिव्स पूरे होने के बाद अब हम, और जो इनका ऑयल है, जो इनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, उनको भी हमने खत्म कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका ने अपने आप को विजेता घोषित कर दिया। उसी तरीके से ईरान भी अपने जो लोग हैं,
और दुनिया में जो पोस्चरिंग है उसको लगातार पॉजिटिव पोस्चरिंग कर रहा है कि देखिए हमने इतने समय तक लंबा ये युद्ध खींच लिया, एसिमेट्रिक वॉरफेयर था, इसमें अमेरिका की हार हुई है और हम लगातार जीतते जा रहे हैं। अमेरिका हमको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, रेजिम चेंज नहीं हुआ, उनका कहना है रेजिम चेंज नहीं तो हुआ। अभी चाहते हैं ईरान इस पक्ष में है कि ये 60 डेज वाला जो पीरियड है ये गुजर जाए कैसे भी करके, उसके बाद हम कोई टॉक्स या कोई रास्ता रखेंगे। 60 दिन पूरे हो, मुंह की खाए डोनाल्ड ट्रंप, ये चाहता है ईरान अभी। देखिए इसमें एक चीज और भी है मैडम, ये देखिए कि 60 दिन का इनके यहाँ पे एक लॉ है जो कहता है कि यूएस को डोनाल्ड ट्रंप को सेनेट में और जो वहां की जो जवाबदेही तय हो जाएगी जी, उससे पास कराना होगा कि हम 60 दिन के ऊपर जो अगर युद्ध करें तो उसमें हमको संसद से पारित कराना पड़ेगा ये प्रस्ताव। पर अभी भी 30 दिन का उसमें ये एक कहीं ना कहीं एक कावियाट है कि हम 30 दिन और चला सकते हैं अगर हम अपने जो लड़ाके हैं उनको वापस बुला रहे हैं। इस तरीके से चल रहा है। पर आपको देखने वाली बात यह है कि लगातार साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस चल रहे हैं। हाँ, दिक्कत है कहीं ना कहीं अमेरिका का जो जीतने का जो टाइमलाइन दिया था वो कहीं ना कहीं खतरे में आ गया है। उन्होंने कहा था कि 4 से 6 हफ्ते में हम इस युद्ध को जीत लेंगे, तो जीत जैसी बात तो नहीं हो पाई है। और कहीं ना कहीं ये एक पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक और साथ में मिलिट्री क्वागमायर जिसे कहते हैं, एक ऐसा दलदल में यूएस फंस गया है जहां से निकलना थोड़ा सा कठिन दिख रहा है। निकलना होगा अगर ये बातचीत किसी तरीके से सफल हो जाए और वो अलाउ कर दें ईरान को अपना पर इतना शांति से रहने लगता है कि अगर हो जाए बातचीत वो तो दुनिया के लिए सबसे अच्छा पॉजिटिव मैसेज होगा। लेकिन कठिन है ऋतु जी, बहुत कठिन है क्योंकि दोनों ही देशों की जो बेसिक डिमांड्स हैं उसमें ही कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट है कि बातचीत जो शांति की है उसमें इजराइल भी अपना अड़ंगा लगाए हुए है लगातार बॉम्बिंग करके लेबनान में। तो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से जो बेसिक प्रश्न है उनपे सहमति नहीं बन पा रही है। और साथ में ईरान इतना ज्यादा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस उनके लिए बड़ी हो चुकी है कि अब वो किसी भी तरीके से पीछे हटने को वो भी तैयार नहीं हो रहे हैं। उनके पास भी कोई और तरीका नहीं है सिवाय इस बात के कि हम लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। इस चक्कर में यूएस फंसा हुआ है। निपुण सर, आपसे ये जो एक मैडमैन थ्योरी चर्चा में आती है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर हर दफा कि वो कब क्या बोल जाएं, कब क्या बयान दे दे और कब क्या कार्रवाई को लेकर आदेशित कर दें, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन जिनपिंग के केस में ऐसा कम ही आंकलन निकल पाए हैं और अभी तक उनके केस में जितनी दफ़ा बात या रिपोर्ट्स आई हैं वो यही आई है कि बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है वो, और सीधे तौर पर जब वो फैसले लेते हैं वो अपनी आवाम को, चीन की जनता को पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में लेकर ही करते हैं, हर एक मूव पूरी चालबाजी के साथ। अब ये ताइवान की तरफ बढ़ते कदम जो बेशक से धीमे ही हो, लेकिन आने वाले समय में सेमीकंडक्टर के उस बड़े बाजार में क्या बहुत बड़े कदम और अपने विस्तारवादी नीति के तहत उसमें भी हस्तक्षेप करने की है क्या? देखिए जी, क्या है, दोनों कंट्रीज में बेसिक फंडामेंटल अंतर है। अमेरिका ने एक हेजेमोनिक स्टेटस को एंजॉय किया है, उसको लगता है कि मेरा जो हेजेमोनिक स्टेटस है वो मुझसे जा रहा है, तो वो बहुत अग्रेसिव स्टैंड लेता है। इसीलिए अमेरिका को कहा भी जाता है कि अमेरिका का जो नेचर है वो हार्ड पावर जैसा है। और हार्ड पावर को अगर हम कहें तो 3 कंट्री आपको दुनिया में हार्ड पावर देखने को मिलेंगी, अन्यथा और को हम लोग सॉफ्ट पावर के रूप में रखते हैं। एक तो अमेरिका को, रशिया को और इजराइल को। ये तीनों कंट्री का जो नेचर है वो हमेशा हार्ड पावर यानी कि अग्रेसिव स्टैंड रहता है। इसको हम ये कह सकते हैं कि शक्ति है तो शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। सिंपल भाषा में कहूं तो लठ बजाने के लिए तैयार रहते हैं। जबकि चीन का कहना है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी शक्ति को बढ़ाते रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट में जाए बगैर अपने डिप्लोमेटिक तरीके से, या हम कहें कि अपनी शक्ति का केवल प्रदर्शन करेंगे, यूज नहीं करेंगे, और उसके माध्यम से अपने अचीवमेंट्स या अपने गोल, अपने इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे, साथ देंगे। आप देखिए चीन कितने डायरेक्ट वॉर में गया है। चीन के डायरेक्ट वॉर में गिनती के आपको डायरेक्ट वॉर देखने को मिलेंगे, जबकि अमेरिका हो, इजराइल हो, रशिया हो, इनका इतिहास भरा पड़ा है कि ये डायरेक्ट वॉर में जाने में हिचकिचाते नहीं है। तो चीन का ये कि चीन के जो प्रेसिडेंट हैं, चीन के तो आप देखेंगे तो अथॉरिटरियन स्टेट है, वहां तो जो चाहे गवर्नमेंट वो करती है। और चीन के अंदर तो देखिए क्या है, कहने को डेमोक्रेसी है, वहां पर पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, सोशल राइट्स नहीं है, केवल इकोनॉमिकल राइट्स हैं।
दूसरी कोई पार्टी नहीं है, अपोजिशन नहीं है, सिंगल पार्टी है। वोटिंग में भी होता स्थिति ये है, गोयल सर तो बहुत अच्छे से जानते होंगे इस चीज को, कि एक ही पार्टी चुनाव लड़ती है और एक पार्टी का एक ही कैंडिडेट एक कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़ा होता है। तो वहां के बारे में कहना कि बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से करते हैं, मैं मानता हूं कि वो थोड़ा सा एक इमेज चीन की बना दी गई है, जबकि चीन ऐसा नहीं है। चीन एक एब्सोल्यूट स्टेटेड डेमोक्रेसी है, तो अमेरिका के अंदर है, वहां पर नहीं। लेकिन अमेरिका भी जो है वो अग्रेसिव इसलिए है क्योंकि अमेरिका को अपना एक हेजेमोनिक स्टेटस जा रहा है। और हम लोग एक थ्योरी पढ़ाते हैं जिसको कहा जाता है थ्योरी डायरस ट्रैप। थ्योरी डायरस ट्रैप ये कहता है कि एक हेजेमोनिक जो स्टेटस एंजॉय कर रहा कंट्री है, या दूसरा कंट्री जो एक हेजेमोनिक स्टेटस को लेना चाहता है, वो दोनों कंट्री में बेसिक अंतर ये होगा, कभी ना कभी दोनों में फाइट होगी, वही तय करेगा कि कौन हेजेमोनिक स्टेटस को आएगा। तो चीन जो है अभी पूरा टाइम बाय कर रहा है। टाइम बाय इसलिए कर रहा है कि जितना ज्यादा हो सके अमेरिका के लॉसेस हो जाए, नुकसान हो जाए, ठीक और है। हम उसके गोयल बाद सर क्या हमारे साथ करेंगे। कनेक्ट है। सुरेश सर, ये मुझे समझाइएगा कि अभी इस सब के बीच अगर अमेरिकन हमने पर्सपेक्टिव पढ़ लिया, हमने देख लिया, चीन को देख लिया, चीन की रिपोर्ट्स हमने समझ ली, लेकिन अगर हम कॉर्डियल रिलेशन देखें, भारत की राजनीति, इंडो चाइना डिप्लोमेसी हम देखें, तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा बहुत नरम नहीं रही है, उसमें भी उतार चढ़ाव हमने देखे हैं। अब गलवान की स्थिति देखिए, अलग अलग एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रख सकती हूँ। अब उसको काउंटर करने के लिए भी अगर हम कहें, ताइवान के केस को ध्यान में रखते हुए, उसे केंद्रित रखते हुए, अभी भारत का कॉल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तौर पर होगा क्या, होना क्या चाहिए? देखिए, भारत के संबंध ताइवान से भी हैं। ताइवान का बिजनेस ऑफिस यहाँ पर भारत में है, भारत का भी कमर्शियल ऑफिस ताइवान में है। भारत के ताइवान से कमर्शियल रिलेशन हैं, इन्वेस्टमेंट होता है, बिजनेस होता है, और ये सब जो रिलेशन है चीन की नज़र में है और चीन की सहमति से है ये, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ताइवान भी जानता है कि ये जो संबंध है भारत से, इनको कभी भी, क्योंकि भारत भी बोलता है कि एक चाइना हमारी पॉलिसी है, वो भी जानते हैं कि हम ताइवान को कभी भी एक इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा नहीं देंगे। तो पहली बात तो ताइवान की यहाँ पर ये है। जहां तक हम चाइना वर्सेस यूएसए की बात करें फ्रॉम इंडियाज रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, देखिए, इंडिया के लिए चाइना एक बहुत महत्वपूर्ण मुल्क है, नेबरिंग कंट्री है, जिससे भारत के जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, इन्वेस्टमेंट रिलेशंस बड़े एसिमेट्रिकल हैं। चीन का दबाव है, चीन से टेक्नोलॉजी हमारे को चाहिए होती है, और चीन का काफी इन्फ्लुएंस है इसके पर। टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, गलवान की बात आपने जिक्र किया, लद्दाख का जिक्र, अरुणाचल प्रदेश है, डिस्प्यूट है, काफी सारे डिस्प्यूट है। तो हमें चीन से जो अपने संबंध है उनको बड़े एक सेंसिटिव तौर पर, बड़े मेजर्ड तौर पर कंडक्ट करने होंगे। कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अगर हम समझें कि इस चाइना इंडिया रिलेशन में यूएसए हमारी मदद करेगा, मुझे उसमें शक है। ट्रंप ने पहले कहा था कि हाँ हम साथ हैं इंडिया के, लेकिन अगर तो ट्रंप को चाइना से ज्यादा फायदा भारत के पास दिखता है, रास्ता क्या बचता है? अभी इतनी प्रेशर डिप्लोमेसी की बात हो रही है, तो फिर व्हाई नॉट इंडिया आल्सो क्रिएट अ प्रेशर ऑन चाइना फॉर दिस? आपने बड़ी अच्छी बात करी है। आप बताइए मेरे को, भारत चाइना के ऊपर प्रेशर किस तरह क्रिएट करेगा? अगर आपके पास कोई आइडियाज हो तो आप भेजिए जयशंकर साहब को, आई एम श्योर ही विल अप्रिशिएट इट। लेकिन बात तो वही है ना कि हम कहना आसान है कि हम चाइना के ऊपर प्रेशर पॉइंट क्रिएट करें। हमने सोचा था कि क्वाड एक प्रेशर पॉइंट बन जाएगा, लेकिन नहीं बना। तो हमें इसीलिए अपने संबंध बड़ी समझ बूझ करके, और ये जानते हुए कि अमेरिका हमेशा हमारा साथ नहीं देगा, हमें ये जानना होगा, उसको नजर में रखते हुए हमको अपने जो संबंध है इस तरह बनाने पड़ेंगे ताकि हम अपना विकास कर सकें, और हम भी उस पोजीशन में आ सकें कि एक बराबरी तो नहीं हो पाएगी चीन से, लेकिन तकरीबन जो है अगर हम कंपैरिजन कर सकें तो हमारे लिए वो बेहतर होगा। ठीक है, एक सवाल मेरा और भी खास मेहमान कनेक्ट है। विराट सर, एक सवाल ये कि अगर अभी बात कर रहे हैं डिस्प्यूट हल करने हैं, उसके लिए हमारे पास और भी तरीके हैं, नर्म रवैया अख्तियार करते हुए चाइना के साथ अपने डिस्प्यूट्स क्लियर कर लें या वो भी सॉर्ट आउट कर लें,
ये है एक रास्ता, लेकिन क्या वो चाइना के साथ भी ये तिगड़ी फिट बैठेगी? वो भी इस अप्रोच को रखेगा? क्योंकि वो तो जिस तरीके से अभी एक पिक्चर दिखा रहा है उसमें मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। ऋतु जी देखिए, थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लान है, बट भारत को अपनी जो आप खुद कह की रहे पहल करना होगा। जी, अपनी जो सुरक्षा है, जो हमारी अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ है, उसको हमें डेवलप करना होगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। देखिए, दुनिया में अगर जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी होती है, उसमें मिलिट्री या हार्ड पावर खुद की होना और उसका बहुत सक्षम होना बहुत जरूरी होता है। उसके बिना आप सोचें कि आप दूसरे देश को दबा लेंगे, अपने हिसाब से काम करने पे मजबूर करेंगे, ये बहुत कठिन होगा। जहां तक ताइवान की बात है, हमारे उनसे बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं। हमारे लोग यहाँ से पढ़ने जाते हैं वहां पे, और साथ में एम्बेसी भले ही ना हो हमारी, पर हमारा एम्बेसी से एक इंडिया ताइवान एसोसिएशन है, ITA जिसे हम बोलते हैं, तो वो वहाँ काम करती है। उसमें हमारे इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स भी पोस्टेड हैं, मेरे बैचमेट्स हैं जो वहाँ पे पोस्टेड हैं। तो मैं ये आपको बिल्कुल गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोनों देश मिलके। पर कहीं ना कहीं भारत को, जैसा कि गोयल सर ने कहा, कि भारत को जरूरत है चीन की भी, क्योंकि हम बहुत सारा सामान उनसे आयात करते हैं, हमारा बहुत ट्रेड रिलेशंस है, तो हमें उनसे भी संबंध सही बना के रखने पड़ेंगे। पर साथ में हमें अपनी जो कैपेबिलिटीज है, मिलिट्री कैपेबिलिटीज खासतौर से, उनको लगातार और ज्यादा सक्षम बनाना पड़ेगा। हमारा जो मेक इन इंडिया का डिफेंस का जो प्रोग्राम है, उसको और ज्यादा सक्षम करना पड़ेगा, क्योंकि चीन के ऊपर कैसे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और चीन मदद करता है पाकिस्तान की, और इंडिया ही एक ऐसा देश है जो 2 हॉस्टाइल न्यूक्लियर नेबर्स से घिरा हुआ है। तो ये बात ध्यान में रखते हुए हमें अपनी पूरी स्ट्रैटेजीज को डिवाइस करना पड़ेगा, और कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि कर नहीं रहे। जो हमारा डिप्लोमेटिक कोर है, जो हमारे इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। जो हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, डिफेंस अटैचेज हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि भारत को ओवरऑल अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, और खुद के केपेबल हुए बिना हम किसी के ऊपर भी दबाव नहीं डाल पाएंगे। देखिए, पाकिस्तान ने इस समय अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थता करके अपनी इमेज को कहीं ना कहीं तो आपकी बूस्ट बात दिया। से मुझे बोलो आप ये समझ आता है कि भारत उस बिजनेस फेज के लिए, व्यापार के लिए अभी फिलहाल चाइना के साथ उस तरीके की तस्वीर नहीं दिखा सकता है। जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। हमें अपनी चीजों को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा मैम, इसके अलावा कोई और तरीका है नहीं। और आने वाला समय, कुछ एक साल, ये जरूर तय करेंगे कि भारत किस तरीके से अपनी फोर्सेस को और अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं उनको एक्सर्ट कर पाएगा इंटरनेशनल एरिना में। उसके लिए हमें लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। और जो अपनी कैपेबिलिटीज हैं, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, हमारे IITs, NITs, जो बच्चे उनमें लगातार ड्रोन्स, एंटी ड्रोन्स टेक्नोलॉजीज, UAVs, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन पे काम कर रहे हैं, उनको लगातार पुश करना होगा सरकार को। SVP सर, इसी पर बताइएगा मुझे, अमेरिका अभी उलझा है ईरान केस में, और अभी चाइना की तरफ से जिस तरीके से अब हलचल हम देख रहे हैं, चाहे ताइवान को लेकर हो, चाइना सी में हो, तो क्या अभी जैसा एक कॉल सामने आ रहा था, वैसे ही मिडिल ईस्ट की स्थिति में बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के पास हथियारों की कमी हो गई है, खेप कम हो गई है। अब इस पर कितना भरोसा किया जाए, दैट्स ऑल्सो अंडर क्वेश्चन। बट इस सिचुएशन में क्या इसका फायदा जिनपिंग उठाएंगे, और ये सोच करके कि डोनाल्ड ट्रंप शायद इस पर रिएक्ट ना करे और ये दोनों ही बहुत अलहदा चीजें रहें, इस तरह की कोई तस्वीर होगी क्या? तो मैं ये समझता हूँ मैडम कि आप ये रिलेशन सवाल जो पूछा है इन रिलेशन टू ताइवान है कि शी जिनपिंग कैसे करेंगे इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के रिश्ते में, और ताइवान का कैसे वो प्रेशर पॉइंट डालेगा। एम आई राइट? दिस इज व्हाट यू आस्क्ड मी। यस। तो इसमें ऐसे देखें, चाइना का काफी कवर हो गया ताइवान के ऊपर क्या पॉलिसी है, बट देखो चाइना उसका मिलिट्री ऑपरेशन कर सकता है, काबिलियत बहुत स्ट्रांग बनानी पड़ेगी। पर इस समय चाइना ने अपनी पॉलिसी बेस की हुई है 3 वॉरफेयर स्ट्रेटजी के ऊपर, जिसमें कि पब्लिक मीडिया पहला, दूसरा साइकोलॉजिकल और तीसरा लीगल। ये 3 वॉरफेयर हैं जो मीडिया के आगे पब्लिक की एक ऐसी परसेप्शन बनाए ताइवान के अंदर कि वो चीन की तरफ रुख बदले यूनिफिकेशन के लिए, रीयूनिफिकेशन के लिए। और दूसरा है ये जो साइकोलॉजिकल है कि इतना दबाव डाले पॉपुलेशन के ऊपर जो उनकी सरकार अपोज कर रही है चीन के साथ यूनिफिकेशन, कि उनको ऐसे धमकाया जाएगा कि जिस दिन यूनिफाई हो गए आपको हम सजा देंगे। यहां तक चीन ने उनको खतरा डाला हुआ है। और तीसरा है लीगल, के अपने जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जब चीन बोलता है कि हम हिस्टोरिकली, फॉर्मूसा जो पुराना नाम था इसका, ताइपे अभी ताइवान है, ये हमारा हिस्सा था हिस्टोरिकली। इसमें उनका काफी हद तक हिस्टोरिकल क्लेम बनता है। देखो जब जनरल चिंग काई शेक हारे थे, वो
फॉर्मोसा उस समय कहा जाता था, वहां पे जाके सेटल हुए थे और इट वाज नोन एज नेशनलिस्ट चाइना। इसलिए उनको यूनाइटेड नेशंस की, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप थी। ठीक तो है। चाइना का जो है अभी 3 वॉरफेयर आप कह रहे हैं स्ट्रेटजी कि है, अभी बहुत वो अभी पेचीदा चाहते गेम हैं। है और चाहे मिडिल ईस्ट की स्थिति हो या अभी ताइवान और साउथ चाइना सी की, ये दोनों ही बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। ईस्ट की तरफ जाएंगे वो थोड़ा सा भी डिलेड प्रोसेस है, अभी मिडिल ईस्ट थोड़ा सा ज्वलंत मुद्दा है। अब देखना होगा कि आखिर आगे ड्रैगन किस तरीके से इसमें आगे बढ़ता है और अपनी मूवमेंट्स रखता है। बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमान हमारे साथ कनेक्ट हुए और अपनी कीमती वक्त के साथ अपना कीमती पक्ष भी रखा। एक छोटा सा ब्रेक। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।